हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री में बार बार आएगा, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। तो आज जो हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। इस पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनकी वर्किंग कैसे है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यहां पे फर्स्ट लॉट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग पहले पढ़ रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। अब ये परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपसे ये बात पहले भी कह चुका हूं कि जहां पे भी वर्ड परसेंटेज आता है वहां पे आपका बेस जो है वो 100 लिया जाता है। तो अगर यहां पे परसेंटेज वेट बाय वेट की बात हो रही है तो जो डिनोमिनेटर में वेट है वो बेसिकली वेट ऑफ सोल्यूशन बता रहा है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब ये है कि अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन ले रहे हैं उसमें कितना ग्राम हमने सॉल्यूट मिक्स किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम 100 ग्राम सोल्यूशन का लेते हैं, उसमें 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे कि इट इज 5% वेट बाय वेट। ये इसका मतलब होता है फर्स्ट केस का। सेकेंड केस में लिखा हुआ है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखा है इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो है 100 ml और उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया हुआ है। अगेन अगर वही एग्जांपल हम लेते हैं तो अगर हमने 5 ग्राम चीनी मान लीजिए 100 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व की हुई है तो उसको हम कहेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, 5% वेट बाय वॉल्यूम। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ठीक है। और अगर यहां पे आप देखें, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे जैसे मैंने Na अपॉन Na प्लस Nb लिखा है, तो Na यहां रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और Nb रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मैथमेटिकल प्रिंसिपल के हिसाब से आपको यह बात पता है कि जो सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस होता है वो हमेशा उसका सम होता है 1। तो अगर हम यहां पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से, और अगर आपको यह पूछा जाए कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, तो उस केस में आपको जो भी आंसर यहां पे आएगा उसको अगर 1 में से माइनस करेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। A sugar syrup of weight 214.2 gram contains 34.2 gram sugar. What is the mole fraction of sugar in the syrup? अब मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों के मोल्स चाहिए, लेकिन हमें गिवन क्या है? मासेस। तो सबसे पहले मासेस से हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। जो हमने सेकेंड फॉर्मूला मोल्स के लिए इस्तेमाल किया था, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, उस फॉर्मूले को यहां पे यूटिलाइज किया है। तो अब देखिए, मोल्स ऑफ शुगर निकालने के लिए गिवन मास है 34.2 ग्राम, मोलर मास सुक्रोज का 342 ग्राम होता है, तो यहां पे हमें मिल गए 0.1 मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट पहले हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें यहां मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है, शुगर सिरप का मास गिवन है। तो यहां मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 214.2 माइनस 34.2, यानी कितना मास हो गया सॉल्वेंट का? 180 ग्राम्स। अब यहां से हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? 180 ग्राम गिवन मास है, 18 ग्राम वाटर का मास है, तो यहां पे कितने हो गए? 10 मोल्स। तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.1 मोल शुगर का अपॉन टोटल मोल्स हो गए 10 प्लस 0.1 विच विल कम टू 1/101। जो आंसर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा लगभग 0.0099। ये इसका आंसर है और इस तरह से हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये देखिए, ये अगले सेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। इसमें सबसे पहला है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि लीटर में होना चाहिए। और ये वॉल्यूम जो है ये हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं मोलैरिटी 1 लीटर के पर्सपेक्टिव में। जैसे यहां पे हमको अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम मोलैरिटी सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम कुछ भी गिवन हो सोल्यूशन का न्यूमेरिकल में, आप जब उसको 1 लीटर के पर्सपेक्टिव में आंसर निकालेंगे तभी हम उसको मोलैरिटी कहेंगे, अदरवाइज उसको हम मोलैरिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। अगला मोलैरिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे m से, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोलैरिटी और मोलैरिटी में फर्क क्या है? यहां डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, यहां डिनोमिनेटर में मास है। यहां डिनोमिनेटर में सोल्यूशन है, यहां डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है।
ठीक है, इसीलिए यहां पे जो यूनिट है वो लीटर्स है, इसीलिए यहां पे ये जो यूनिट है ये केजी है। जैसे हम यहां पे आंसर 1 लीटर सोल्यूशन के लिए निकालेंगे, वैसे ही यहां पे आंसर हम 1 केजी सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज को ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस होता है मोलैरिटी में और मोलालिटी में। अब तीसरा पार्ट है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी में हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी इसका जो डिनोमिनेटर है और मोलैरिटी का जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमिनेटर में वेरिएशन क्या आया है, यहां पे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं और यहां पे हम ग्राम इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, मैंने वहां पे लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको जब इक्विवेलेंट मास के बारे में बताया था, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to prepare 250 ml of the solution. Molarity का formula says it is the number of moles per unit volume of the solution. वही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सबसे पहले हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, क्योंकि यहां पे हमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। तो मास से हमने मोल्स निकाला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास 40 होता है, तो 4/40 इज इक्वल टू 0.1 मोल्स। लेकिन ये जो 0.1 मोल्स है, ये कितने वॉल्यूम सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए यूज हो रहा है, 250 ml। जब हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो हमें सोल्यूशन कितने वॉल्यूम का बनाना है, 1 लीटर। तो हमने अगले स्टेप में क्या किया है, 250 ml सोल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल्स, therefore 1000 ml of solution will contain 0.4 moles after calculation। अगर आप यूनिटरी मेथड नहीं लगाना चाहते हैं और डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो उस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमें गिवन था 250, लेकिन हमें निकालना कितने में है, 1000 में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 ml से। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां पे 0.4 मोलर ही आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है अ सैंपल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 13% H2SO4 बाय मास एंड इट्स डेंसिटी इज 1.02 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मैलिटी ऑफ द सैंपल। पहले क्वेश्चन को एनालाइज करें। ठीक है, क्वेश्चन में पहले कह रहा है 13% H2SO4 बाय मास। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट। 13% वेट बाय वेट का मतलब यह है कि सैंपल का मास, गिवन मास इज 13 ग्राम्स। 100 ग्राम सोल्यूशन में 13 ग्राम आपका सॉल्यूट है, इसलिए सॉल्यूट का मास इस न्यूमेरिकल में हो गया 13 ग्राम्स। उसके बाद आपको क्या गिवन है, सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी है, 1.02 ग्राम पर ml। क्यों हमें डेंसिटी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन का मास है, सोल्यूशन की डेंसिटी है। तो जब हम मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हमें वॉल्यूम की जरूरत होती है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी, इसलिए ये डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर्मूले के हिसाब से मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच हैज टू बी इक्वल टू 1 लीटर। तो मास यहां पे सॉल्यूट का कितना है, 13 ग्राम्स। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है, 98 ग्राम्स। और नीचे हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम्स है क्योंकि परसेंटेज गिवन है, और उसकी डेंसिटी कितनी है, 1.02। तो जब हमने मास को डेंसिटी से डिवाइड किया तो यहां पे हमें मिल गया वॉल्यूम। और चूंकि हमें मोलैरिटी 1000 ml में निकालनी है, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 1.35 मोलर। सिमिलरली जब हम नॉर्मैलिटी पे आते हैं, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में एक ही फर्क था,
यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स था। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमने मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास ले लिया है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो होता है 2। तो यहां पे हमने एन फैक्टर 2 ले लिया। क्यों 2 ले लिया? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो वो 2 प्रोटॉन्स रिलीज करता है, इस वजह से। तो यहां पे एन फैक्टर हो गया 2। तो यहां पे मोलर मास को हमने एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो इक्विवेलेंट मास आ गया, और गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दिया तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। तो जब आप यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सेम है, तो यहां पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी 2.7 नॉर्मल। अगर आप मैनुअली नॉर्मेलिटी इतना लंबा कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटा फॉर्मूला है, वो है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। यहां पे 1.35 मोलर आया है मोलैरिटी, उसको H2SO4 के एन फैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2.7 नॉर्मल। तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज है मोलैलिटी। मोलैलिटी में न्यूमरेटर सेम है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 13/98, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या चेंज हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब आप देखिए 13 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है, कितने में? 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 13 जो हो जाएगा 87 ग्राम्स। तो 87 ग्राम्स मास ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन हमको कितने में निकालना है? 1 केजी सॉल्वेंट पे। 1 केजी का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम्स। तो यहां पे हमने 87 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे मोलैलिटी आ गई 1.52 मोलर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली स्कूल्स में दिया जाता है, कहीं ना कहीं इस वैरायटी का क्वेश्चन। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करिएगा। कुछ छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहला है पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। आपने टीवी पे एक ऐड देखा होगा कि एक ऐड टूथपेस्ट का आता है जिसमें कहता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो अगर आप कोई टूथपेस्ट उठा के देखें जिसपे नमक है, वो नमक की जो वैल्यू है टूथपेस्ट में पीछे पीपीएम में लिखी होती है। पीपीएम जैसे मैंने आपको बताया मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन कितना होता है? 10 लाख। तो अगर हम कोई चीज पीपीएम में समझा रहे हैं तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर सैंपल के 10 लाख पार्ट्स में आपने कितना सैंपल ऐड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेस्ट में लिखा होता है 4 पीपीएम, तो इसका मतलब यह है कि 10 लाख पार्ट्स पेस्ट में 4 पार्ट्स नमक के पड़े हैं, तो इसे हम कहते हैं पीपीएम। तो पीपीएम की जरूरत वहां पे आती है। तो आप कोई भी टूथपेस्ट उठा के देखिएगा, टूथपेस्ट के पीछे ये चीज लिखी रहती है। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज एडेड है, जैसे फ्लोराइड है या उसमें नमक एडेड है, तो वो पीपीएम में गिवन होता है। ये आप डेफिनेटली चेक करिएगा आप टूथपेस्ट उठा के। दूसरी चीज है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखिए जनरली क्लास 11th में परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड मिला के 9th या 10th में कहीं ना कहीं बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया होता है। इस वजह से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत रेयर है। फिर भी सिंपलिस्टिक मेथड में मैं आपको बता देता हूं कैसे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सैंपल लिया NaOH का। NaOH में जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सबका आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। अगेन परसेंटेज पूछा गया है, इसका मतलब बेस आप क्या लेंगे? 100। इसलिए अगर आप देखें तो हमने सोडियम का अगर निकाला है तो सोडियम का एटॉमिक मास अपॉन टोटल मोलर मास इंटू 100। ऑक्सीजन का निकाला है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अपॉन टोटल मोलर मास इंटू 100। और फिर हाइड्रोजन का निकाला है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास इंटू 100। ये मेथड है परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करने का इंडिविजुअल एलिमेंट्स का। अगला एस्पेक्ट है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स में आपको ऑलरेडी रिस्पेक्टिव एटम्स की परसेंटेजेस गिवन रहेगी। तो आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अब यहां पे जैसे उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, लेकिन आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, आपको सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको यहां पे वेपर डेंसिटी गिवन है कंपाउंड की, विच इज इक्वल टू 83। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसको टैबुलेटेड शीट में कन्वर्ट करना है। टैबुलेशन में आपको ध्यान रखना है, पहला जो कॉलम होगा वो एलिमेंट के लिए होगा, दूसरा कॉलम उसकी परसेंटेज के लिए होगा, तीसरे से अब आप देखिए करना क्या है, आपको एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो में जो एलिमेंट का परसेंटेज गिवन था उसके एटॉमिक मास से आपको वो वैल्यू डिवाइड करनी है।
कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, उससे हमने डिवाइड करी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, उससे हमने वैल्यू डिवाइड करी। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, उससे हमने वैल्यू डिवाइड करी। अगले स्टेप में आपके ये जो तीनों रेशोज आए हैं, इसमें जो सबसे छोटा रेशो है उससे आपको सारे रेशोज को डिवाइड करना है, तो वो आपको दे देगा सिंपल रेशो। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.82 को 2.41 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 3.6 को 2.41 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आया, और 2.41 को 2.41 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। अगर यहां पे सारी वैल्यूज होल नंबर आती तो हम डायरेक्टली उन वैल्यूज को रख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां पे एक वैल्यू डेसिमल में आई है तो हम उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके स्मॉलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है हमको वो वैल्यू। तो यहां पे देखिए 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 को तो 3 आ जाएगा, तो इसीलिए हमने सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से 4 हो गया, यहां 1.5 से 3 हो गया, यहां 1 से 2 हो गया। अब जो इंपेरिकल फॉर्मूला आपका बनेगा वो इसी बनेगा। तो कितने कार्बन प्रेजेंट है? 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो C4। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो H3। और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो O2। इसका आपको मास निकालना है। अब अगर आप इसका मास निकालेंगे तो कार्बन का मास 4 कार्बन का 48, 3 हाइड्रोजन का 3 और 2 ऑक्सीजन का 32। जब आप इसका समेशन करेंगे तो समेशन आपका आ रहा है 83 ग्राम्स। यहां पे आपको वेपर डेंसिटी गिवन है। हम सब ये जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है ट्वाइस द वेपर डेंसिटी। तो अगर आप 83 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 166। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट से इंपेरिकल वेट को डिवाइड करना है, इससे आपको मिल जाएगा n फैक्टर। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो n फैक्टर आ रहा है 2। तो अब जो बेसिक फॉर्मूला आपका ये आ रहा था इंपेरिकल फॉर्मूला, इस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C8H6O4। ये आपका आ गया फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके साथ मोल कॉन्सेप्ट के काफी सारे फिनोमेना कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लैरिफाई हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे वीडियोस में आपको जो जीमेल आईडी गिवन है उस पे आप क्वेरीज पुट इन कीजिए, आपको डायरेक्टली मैं जवाब दूंगा मेल के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल ऑनलाइन लेक्चर्स अगर चाहिए, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो, चाहे वो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स के लिए हो, जैसे आपका नीट है, जेईई मेंस वगैरह है, उसके लिए भी आप मुझे सेपरेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।